जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलो पढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोग सेल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, बहुत सारे फंक्शंस भी पढ़ चुके थे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज भी डिस्कस कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे ऑर्गेनाली का पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग टाइप्स ऑफ सेल भी आज खत्म करेंगे, पूरे सेल चैप्टर को आज हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों में जिन्होंने भी ये वीडियो को नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, देन आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी भी देख सकते हैं, बट चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी अगर आप फर्स्ट वीडियो के बाद ये वीडियो देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा सेल, हम लोग जानते हैं कि सेल का जो साइंटिफिक नेम है इसको हम लोग साइटो बोलते हैं, ठीक है। और स्टडी हो गया तो लॉजी लगा देंगे, साइटोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। डिस्कवरी, डेड सेल का जो डिस्कवरी है या फिर फादर जिनको हम लोग सेल का फादर बोलते हैं वो हमारे रॉबर्ट हुक है, ठीक है। इन्होंने 1665 में डेड सेल का डिस्कवरी किया। लिविंग सेल के फादर कौन है, लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो ये हमारे एंटनी वॉन लीवनहॉक है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। लार्जेस्ट जो है हमारा ऑस्ट्रिच एग है, और जितने भी एग होते हैं ये एक सिंगल सेल होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इन ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी में देखते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारा स्पर्म होता है जो कि मेल में पाया जाता है। लार्जेस्ट सेल जो है हमारा ओवम होता है जो कि फीमेल में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट सेल जो है न्यूरॉन है, पढ़ चुके हैं। और ऐसे सेल जो डिवीज़न नहीं करते, सेल डिवीज़न का प्रोसेस नहीं होता, वो हमारे न्यूरॉन सेल होते हैं, दिमागी होते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो हमारे लीवर सेल होते हैं, और लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबी होती है वो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ हमारा सेल्स का पॉइंट था, जैसे जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। सेल का एक डिफिनिट शेप होता है और एक डिफिनिट इन लोगों का एक काम भी होता है। और सेल जो है जब बच्चे होते हैं, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते रहता है तो वो ऑर्गन बनाने में भी हेल्प करता है। कौन, सेल, ओके। हम लोग सेल थ्योरी भी पढ़ चुके थे कि स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, और विर्चो जो थे इन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया था। इन्होंने ही बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि सेल जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। सेल जो है एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सेल होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। ये सारी हम लोग चीज़ों पढ़ चुके थे, ठीक है। और हम लोग ऑर्गेनाली भी पढ़ चुके थे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ये सेमी परमिएबल होता है, मतलब कि इसेंशियल प्रोडक्ट्स को ही, जो चीज़ें आवश्यक है उसी को सेल में जाने देता है, बाकी को बाहर ही रोक लेता है, ठीक है। इसलिए इसको सेमी परमिएबल कहते हैं। और जितने भी ऑर्गेनाली होते हैं उनका जो सेल मतलब जितने भी ऑर्गेनाली है उनका एम्बेडेड होता है, मतलब कि वो बाहरी से घिरे हुए होते हैं। जितने भी ऑर्गेनाली वो घिरे हुए हैं। यहाँ हम लोग प्लांट सेल का फोटो देखे हुए थे, आज हम लोग प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तब ये फोटो हमारे काम आएगा, ठीक है। ये एनिमल सेल का है हमारा। अब से कि सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल हम लोग बताए थे कि ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स और फंजाई में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इन प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ मेनली सेल्यूलोज, ज़्यादातर ये प्लांट्स में जो होते हैं ये सेल्यूलोज के ही बने होते हैं। वैसे ये प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, बट ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज के बने होते हैं, इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि ये जो सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, ठीक है। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी कर लिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फादर है, मतलब जिन्होंने डिस्कवरी किया, वो हमारे अल्टमैन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एक आकृति है, डबल मेम्ब्रेन वाला है, ठीक है। और इसके इनर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल चलता है हमारे सेल में, जिसके फलस्वरूप हमें 38 एटीपी मिलते हैं और 38 एटीपी मिला के हमारा एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ जो है हमारा एटीपी का फुल फॉर्म देखेंगे, एटीपी का फुल फॉर्म है हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और आज हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ते हैं, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस भी इसको बोलते हैं। ऑब्जर्व बाय कैमिलियो गोल्जी, ये हमारे कैमिलियो गोल्जी ने इसका खोज किया, ये इन्होंने ही देखा था। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग गोइंग ऑफ मटेरियल्स एंड इट ट्रांसपोर्टेशन। देखिए जैसे हम लोग देखेंगे अपने भारत में या फिर किसी भी देश में मेनली देख सकते हैं, तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, बेसिकली गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है। तो सेम हमारे बॉडी का जो गाड़ी है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाता है, वो हमारा होता है गोल्जी अपैरेटस। इसको हम लोग गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है।
आज हम लोग वैक्यूल से स्टार्ट करते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो वैक्यूल्स के बारे में देखिए, इट स्टोर्स वाटर, सैप एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। ये वाटर को और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन एनिमल्स बट लार्ज इन प्लांट्स। एनिमल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लांट्स में ये बड़े होते हैं। अब देखिए, इसको हम समझाते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा कि एक स्टोर रूम होता है, सबके घर में होता है, ठीक है, जहाँ हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को या फिर फालतू की चीज़ों को हम लोग वहाँ रख देते हैं। तो सेम हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर वैक्यूल्स एक ऑर्गेनली है जो कि चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मतलब कि अनावश्यक चीज़ों को भी स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि एनिमल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं जबकि प्लांट्स में बड़े होते हैं। तो प्लांट्स में बड़े होने का हमारा कारण है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो चीज़ों को स्टोर करके, पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब हमारे जब जैसे हम लोग एनिमल्स हैं, कोई भी है, तो ठीक है, हमें प्यास लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं किचन से पानी लेके पी लेते हैं। बट अगर अगर प्लांट्स को प्यास लगे तो क्या वो बोलने जाएंगे कि नहीं मुझे पानी दे दो मम्मी, मुझे पानी दे दो? ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर कभी कभी हम लोग देखते हैं पतझड़ में या फिर काफ़ी धूप वगैरह में भी पेड़ हमारे ऐसे ही टिके खड़े रहते हैं, तो उस समय पानी की कमी भी हो जाती है। तो क्या वो कहाँ से पानी लाते हैं? तो वो वैक्यूल्स में पानी स्टोर रहता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग पानी बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी में 70% जो है वाटर है, तो वो कहाँ है? ऐसे ही घूम रहा है क्या? वैसे तो मतलब हम लोग पानी पीते हैं पर डे 3 से 4 लीटर पीते ही हैं, ठीक है। वैसे नेसेसरी होता है 5 से 6 लीटर पीना, और जो कि यूरिनेशन के प्रोसेस से बाहर आ जाता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि इतना 70% से हमारा बॉडी बना हुआ है, तो वो सारे जो पानी होते हैं वो वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली है जिसमें पानी स्टोर रहता है और कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी स्टोर रहते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए। साथ ही साथ याद रखेंगे कि ये प्लांट्स में बड़े होते हैं और एनिमल्स में छोटे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रोसोम। इट परफॉर्म सेल डिवीजन। अब देखिए, कोशिकाओं को डिवाइड करने का, डिवीजन करने का मतलब न्यू कोशिका बनाने का काम हमारा सेंट्रोसोम करता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी कोशिका होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प कौन करता है? तो वो हमारा सेंट्रोसोम करता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन ब्रेन, सो देयर इज़ नो डिवीजन इन न्यूरॉन्स। अब हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेन में जो ब्रेन का सेल होता है वो डिवाइड नहीं करता। सेंट्रोसोम जो होता है वो ब्रेन की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए वहाँ सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डीपली पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल्स। देखिए, सेंट्रोसोम जो होता है वो सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। सेंट्रोसोम की मदद से सिर्फ एनिमल्स में सेल डिवीजन होगा। अगर प्लांट्स में सेल डिवीजन है तो उसके लिए सेल प्लेट बने हुए होते हैं। प्लांट्स के लिए सेल प्लेट, एनिमल्स के लिए सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है 2 टाइप का होता है। एक रफ ईआर, शॉर्ट में इसको ईआर बोलते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये क्या करता है, जैसे ये इसका 2 पार्ट होता है, अभी हमने पढ़े आरईआर और एसईआर, इसको शॉर्ट में आरईआर एसईआर बोल सकते हैं। तो रफ वाला साइड जो है ना, इस पे राइबोसोम आके रफ वाले साइड की ओर ही हमारा राइबोसोम आता है, ठीक है, और स्मूथ वाले साइड के तरफ हमारा लिपिड्स या फिर फैट आता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ रफ वाले साइड पे राइबोसोम आता है, ठीक है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन का बनाता है या फिर राइबोसोम बनाता है। अब राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बनाता है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर अच्छे से डिस्कस करते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए, राइबोसोम इट इज़ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली। राइबोसोम जो है ये सबसे, जितने भी ऑर्गेनली है इसमें सबसे छोटा होता है, इसीलिए हम लोग कोशिकांग का कोशिकांग भी कहते हैं, मतलब ऑर्गेनली ऑफ ऑर्गेनली। कोशिकांग हम लोग कोशिका पढ़े, उसमें बहुत सारे कोशिकांग पढ़े हैं, जो चूँकि ये सबसे छोटा है इसलिए हम लोग ऑर्गेनली ऑफ ऑर्गेनली भी कहते हैं। इट मेक्स प्रोटीन, सो इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये प्रोटीन का निर्माण करता है इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ हम लोग पढ़े कि बनाने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन को बनाने का काम कौन कर रहा है, हमारा राइबोसोम कर रहा है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है आरईआर साइड में, रफ साइड में जो है हमारा
राइबोसोम जाता है, जबकि स्मूथ साइड में हमारा जो जाता है वो लिपिड्स या फिर फैट जाता है। तो हम लोग क्या सीखे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ साइड जो है उसका वो प्रोटीन को रखता है, मतलब राइबोसोम को रखता है, मतलब कि वो प्रोटीन को ही रखता है, क्योंकि राइबोसोम तो प्रोटीन बनाती है, ठीक है, और ना कि ये सिर्फ रखता है, ना कि प्रोटीन बनाता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। अब देखिए राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक 70S होता है और एक 80S होता है। 70S जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और 80S जो है यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग अच्छे से इस वीडियो में नीचे हम लोग और डीपली पढ़ने वाले हैं, वहाँ चीज़ें और भी अधिक क्लियर हो जाएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। इसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिस्कवरी है ये हमारे डी डुवे ने किया था। इट परफॉर्म्स डाइजेशन इनसाइड द सेल। ये कोशिका के अंदर डाइजेशन का, देखिए अब चीज़ें जैसे बहुत सारे ऑर्गेनेली अलग अलग अपना काम करें तो कुछ कूड़ा कचरा भी होता होगा। सेल जो है वो डिस्ट्रक्शन भी होता है, डिस्ट्रॉय भी होता है, कुछ मरते भी है सेल। तो उन सबका जो साफ कौन करता है, डाइजेस्ट कौन करता है, पाचन का काम हमारा लाइसोसोम करता है, ठीक है। जैसे देखिए अब मान लीजिए कि हमारा राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है, उसका काम है प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं उसको, क्योंकि वो प्रोटीन का उसका काम ही है प्रोटीन बनाना। मान लीजिए कि वो प्रोटीन बनाना छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको अब नष्ट कौन करेगा, उसको नष्ट हमारा लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम के पास एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, जो वो छोड़ता है, छिड़कता है, तो हमारा राइबोसोम जो है वो मर जाएगा। और इन सारी चीज़ों को मतलब कहेगा कौन लाइसोसोम को कि हाँ तुम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है छिड़को, वो हमारा न्यूक्लियस ऑर्डर देता है, वो हमारे नौवा भैया है, मतलब वो ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो ये कौन है हमारा न्यूक्लियस। लेकिन लाइसोसोम क्या करता है, ये अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़कता है, जिसके कारण वो पूरा ऑर्गेनली ही डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको ये परफॉर्म क्या करता है, डाइजेशन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनली है ना, राइबोसोम हो गया, हमारा गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे कभी कभी अचानक एक ही साथ क्या होता है, हड़ताल पे चले जाते हैं। जैसे कोई कंपनी में होता है, सारे लेबर्स हड़ताल पे चले जाते हैं, हम नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। हमारे स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर को हटवाना हो तो ये मॉनिटर हटना चाहिए, सारे क्लास एक तरफ, हमारा मॉनिटर एक तरफ। तो सेम हमारे सेल्स में भी होता है, ठीक है। क्या होता है कि सारे ऑर्गेनली जो होते हैं अपना धरना दे देते हैं कि हम भाई हम कुछ नहीं करने वाले हैं, राइबोसोम अपना प्रोटीन नहीं बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, ठीक है। सारी ऑर्गेनली जो है अपना अपना काम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। तो न्यूक्लियस क्या ऑर्डर देता है, इवन न्यूक्लियस भी कभी कभी छोड़ देता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस ठीक हो तो अब उस समय अब क्या करेगा लाइसोसोम, क्योंकि गाइड करना, सारे को कंट्रोल में रखना तो इन्हीं का काम है, हमारे लाइसोसोम चचा जी का। तो ये क्या करेंगे कि खुद को बर्स्ट कर देंगे, खुद को फट जाएंगे। जब ये फटेंगे तो क्या होगा कि सारे पे छिड़क जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इवन इन पे भी छिड़क जाएगा, इसलिए ये खुद भी मर जाएंगे, खुद भी निकल लेंगे और साथ ही साथ सारे ऑर्गेनली को भी निकाल ही देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहते हैं, इसीलिए इनको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना भी खुद के दूसरों के चक्कर में खुद भी निकल लिए, ठीक है, इसीलिए इनको आत्महत्या की कर लिए, इसलिए आत्महत्या की थैली बोलते हैं। साथ ही साथ इनको एटम बम ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे को मतलब जो अपना फंक्शन नहीं करता, जो ऑर्गेनली सही से फंक्शन नहीं करता, उन सबको ये फायर करते रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़कते रहते हैं और उसको नष्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए इनको एटम बम ऑफ द सेल भी कहते हैं। किसको, लाइसोसोम को, थोड़ी ज़्यादा इज्जत होगी, ठीक है। तो लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं और साथ ही साथ एटम बम ऑफ द सेल भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। इफ़ एनी ऑर्गेनली डज नॉट फंक्शन वेल, लाइसोसोम डिस्ट्रॉयज इट। ये अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि लाइसोसोम आपके भेजे में अच्छे से जा चुका है। Lysosome absent in RBC, so spleen takes its place and known as graveyard of the cell। अब देखिए हमारा जो हम लोग पढ़े हैं RBC की अभी ब्लड में, और अच्छे से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम जो होता है ना हमारे RBC में, हम लोग ब्लड का 3 कंपोनेंट जानते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, लाइसोसोम जो होता है ना वो RBC में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो अब क्वेश्चन आता है, जब RBC में हमारा लाइसोसोम होता ही नहीं है तो वहाँ क्या सेल नष्ट नहीं होती है। हम लोग तो पढ़े हैं कि RBC का जो लाइफ है वो 120 डे है, तो 120 डे बाद तो है कि हाँ भाई उसका डिस्ट्रॉय होना है तो होना है।
तो कैसे होगा, तो वहाँ कौन करेगा, तो देखिए हमारे जो गॉड जी है ना बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वो क्या किए हैं, लाइसोसोम की जगह स्प्लीन दिए हैं। तो ब्लड जो होते हैं, आरबीसी जो होते हैं ना, वो मरने के बाद स्प्लीन में जाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन में जाते हैं और वहाँ वो मर जाते हैं, ठीक है। तो और इसीलिए चूँकि आरबीसी जो होते हैं स्प्लीन में जाके मरते हैं, तो उसको हम लोग कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, हमारा स्प्लीन है, हिंदी में क्या है, प्लीहा है। चीज़ों को याद रखेंगे, थोड़े से इंट्रैक्शन बना के रखेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को देखेंगे तो, ठीक है। 10वां जो हमारा जो ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गेनेली है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है, हमारे में नहीं पाया जाता। नहीं तो मम्मी लोग बोलती है ना कि हाँ हमारा बच्चा लाल पीला हरा, तो सच में हम लोग लाल पीले हरे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लास्टिड नहीं है, इसलिए हम लोग लाल पीले हरे नहीं है। प्लांट्स में प्लास्टिक होता है, जिसके कारण अभी और हम लोग पढ़ेंगे, जिसके कारण उनका अलग अलग कलर होता है। और जबकि ह्यूमन में क्या होता है, मिलेनिन होता है, ठीक है। ह्यूमन में मिलेनिन, वो आगे हम लोग स्किन चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। देखिए, तो प्लांट्स का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेली है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, वो हमारा प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये हम लोग पढ़े होंगे कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकेंड है हमारा ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इट प्रोड्यूसेस फूड, ये हमारा भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भोजन बनाता है, फूड को बनाता है। क्लोरोप्लास्ट इट प्रोड्यूसेस फूड, इट इज़ फाउंड इन लिप्स एंड स्टिम्स। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये भोजन बनाने का काम करता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो पत्तियों में और तने में, मतलब कि लिप्स एंड स्टिम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी रूट्स वगैरह में भी पाए जाते हैं, हम लोग पढ़े हुए मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड रूट्स, तो ये सब चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं, उससे में और क्लियर चीज़ें होंगी। अभी बस इतना याद रखेंगे कि प्लास्ट जो है वो हमारे लिप्स में और स्टिम्स में पाए जाते हैं। अब देखिए, खाना बन गया, अब उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, क्योंकि अब फिक्स थोड़ी ना है कि हाँ खाना बना तो बस आज का ही बना। तो जैसे अब हमारे हम लोग पढ़े कि जो प्लास्टिड होते हैं ये सिर्फ पेड़ पौधे में होते हैं, ठीक है। तो पतझड़ के मौसम में तो पत्तियाँ नहीं होती हमारे, बिल्कुल नहीं होता, तो उस समय पेड़ का काम कैसे चलता है, तो पेड़ में हमारा प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड का 3 पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा खाना बना दिया, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है उस खाने को स्टोर किया, क्या किया, स्टोर किया, और आवश्यक होने पर इसने पेड़ को दिया और पेड़ के सारे भागों तक पहुंचाया, ठीक है। और ये जो हमारे पाए जाते हैं, मेनली जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट या फिर खाना स्टोर कहाँ रहता है, संचित कहाँ रहता है, ये हमारे फ्रूट्स में रहता है या फिर रूट में रहता है। तो यही बात लिखा हुआ है, इट इज़ फाउंड इन रूट एंड फ्रूट्स, ये जड़ में या फिर फल में पाए जाते हैं। अब देखिए, खाना बन चुका है, खाना स्टोर भी हो चुका है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे खाने को कलर कैसे प्रदान होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कलर, एग्जाम्पल टोमेटो, चिली, लाइकोफेज, कैरेट, कैरोटीन, बीटरूट, बिटेनॉन एंड फ्रूट्स कलर, जेंथोफिल। अब देखिए, ये क्या करता है, ये रंग प्रदान करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग टमाटर का देखेंगे लाल रंग, वो किसके वजह से होता है, चिली जो हमारी रेड चिली होती है वो, तो उसमें होता है हमारा लाइकोपेज, ठीक है। कैरेट का जो कलर होता है वो कैरेटिन के वजह से होता है, ठीक है। बीटरूट में विटामिन होता है, फ्रूट्स का कलर जो होता है वो जेंथोफिल के हेल्प से होता है। तो यहाँ हमने प्लास्टिड ख़त्म किया, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस चीज़ों को कनेक्ट कीजिए। देखिए क्या होता है, प्लास्टिड होता है, ठीक है। प्लास्टिड का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। फर्स्ट है हमारा क्लोरो और थर्ड है हमारा क्रोमो। तो क्लोरोप्लास्ट में हमारा खाना बन गया, ठीक है, ल्यूको ने स्टोर कर लिया, और हमारा क्रोमो ने जो रंग दे दिया, सिंपल तो है। अब हम लोग देखेंगे हमारे 9वां भैया को, मतलब कि हमारे सबसे हेड, मतलब कि न्यूक्लियस को, ठीक है। और ये बहुत ही एक्साइटेड होने जा रहा है, स्टे अवेटेड।
न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का जो डिस्कवर है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इट कंट्रोल्स सेल्स सो इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। अब देखिए, जैसे हमारे पूरे बॉडी को, हमारे पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन ही हमारे हमको ऑर्डर देता है कि हाँ कोई गेस्ट आया या कुछ भी आया तो आप उसके सामने नाश्ता पेश कीजिए, या फिर कोई एक थप्पड़ लगाए तो आप उसको 4 थप्पड़ लगाइए। ये सारी चीज़ें कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे काम भी है ब्रेन के, ठीक है। तो वैसे ही हमारे सेल का जो ब्रेन होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। और ये यही है जो हमारा सबको कंट्रोल करता है। जैसे राइबोसोम को बताएगा कि हाँ तुम्हारा काम है प्रोटीन को बनाना, और अगर वो नहीं बनाता है तो यही लाइसोसोम को ऑर्डर देता है कि तुम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डालो। क्योंकि जो चीज़ें भी है दुनिया में, कुछ भी चीज़ें अगर अपना काम जो है वो सही समय पे नहीं करती है तो उसका क्या है? उसका विनाश होना पक्का है। तो ऐसे ही ये सिस्टम है, हमारे नेचर का सिस्टम है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे सेल में भी हो रहा है। जो भी सारे काम को करने के लिए ऑर्डर कौन दे रहा है? हमारा न्यूक्लियस दे रहा है। कुछ हमारा नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गेनली अपना काम नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या, किसको ऑर्डर दे रहा है? लाइसोसोम को ऑर्डर देगा, भाई इसको नष्ट कर दो। वो अपना क्या करेगा? लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो छिड़क देगा, वो बेचारा उसका काम तमाम है, ठीक है। उसके जगह क्या होगा? अब सेंट्रोसोम आएगा, उसका सेल डिवीजन कर देगा। एक राइबोसोम हमारा गया तो दूसरा राइबोसोम आ जाएगा, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया गया तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेल में होती है। एक सिंगल सेल में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। इट कंटेन्स 80% प्रोटीन। न्यूक्लियस जो है हमारा, इसमें 80% जो होते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखिए इसी में हमारा डीएनए, आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। तो ये सारे भी तो एक प्रकार का प्रोटीन ही है। हमारा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये सारे एक प्रकार का हमारा प्रोटीन ही है, ठीक है। तो इसमें 80% जो होते हैं हमारा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बायोप्लाज्म भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। और चूँकि यही है, अब देखिए हम लोग अभी तक तो पढ़ लिए कि हाँ भाई सेल में और कुछ सेल ऑर्गेनली में, मतलब और सेल ऑर्गेनली नहीं भी रहे तो न्यूक्लियस संभाल लेगा, ये फिर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में भी हमारा पाया जाता है एक प्रकार का द्रव्य, और सेल में भी पाया जाता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब जैसे सारे हम लोग पढ़ लिए कि सेल ऑर्गेनली है, उन लोगों को चिपकने से या फिर आपस में मतलब कनेक्ट होने से कौन रोकेगा? तो उनके बीच एक द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमारा सेल के अंदर 2 चीज़ें होती है। जो प्रोटोप्लाज्म जो है ना, ये हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मिलकर बना हुआ होता है। अभी ये आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बट 1 मिनट के अंदर आप सब कुछ समझ आएंगे। पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बायोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई पुरकिंजे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आएगा भी, कि इसका डिस्कवरी जो है ये पुरकिंजे ने किया, ठीक है। ये एक प्रकार का लिक्विड एंड थिक सब्सटेंस है। ये इसमें गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा लिक्विड है, ठीक है। ऑल बायोलॉजिकल एक्शंस टेक प्लेस इनसाइड प्रोटोप्लाज्म। जितने भी बायोलॉजिकल एक्शंस है ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। इसमें क्या होता है? 80% हमारा वाटर पाया जाता है। किसमें? प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियस में हमारा 80% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, इसमें 80% वाटर पाया जाता है। देखिए तो अब प्रोटोप्लाज्म जो हो गया वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक साइटोप्लाज्म से और एक न्यूक्लियोप्लाज्म से, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिल गया तो हमारा बन गया प्रोटोप्लाज्म। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है। हमारे तो दिमाग में ये भी नहीं जा रहा कि ये साइटो है क्या, ये न्यूक्लियो है क्या। तो देखिए सेल में जो हमारा लिक्विड पाया जाएगा ना, ठीक है, सेल में जो हमारा लिक्विड पाया जाएगा उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। हम लोग साइटो मतलब पढ़ चुके हैं कि साइटो मतलब सेल होगा, ठीक है। साइटो और प्लाज्म, प्लाज्म मतलब लिक्विड, तो साइटोप्लाज्म बोल रहा है मतलब कि जो सेल में पाया जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस का एक अलग खुद का द्रव्य होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस हमारे नौवा भैया है, उनका अलग ही रॉब है, ठीक है। वो हमारा सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक अलग ही हमारा द्रव्य पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियस में जो द्रव्य हो, जो न्यूक्लियस में जो हमारा लिक्विड मौजूद हो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल में मौजूद हो उसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब देखिए बात आता है कि ठीक है अपना अपना है तो अपने अपने काम करें, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों मिलके साथ में सेल का विकास करते हैं। जैसे देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया कि सेल से जो है हमारा साइटोप्लाज्म निकाल लिया गया, ठीक है। सेल से तो साइटोप्लाज्म निकाल लिया गया तो जितने भी ऑर्गेनेल है ना वो सारे मर गए।
क्या हुआ उनके साथ, वो सारे सूख गए क्योंकि उसको हमारा जो है जो उसमें लिक्विड पाया जाता है वही उस सबको सूखने से बचाता है, ठीक है। और उसको हम लोग निकाल लिए तो वो क्या हो गया, सूख ही गया। जबकि हम लोग देखें कि जो सेल में हम लोग साइटोप्लाज्म निकाल लिए तो सब कुछ सारे ऑर्गेनेल सूख गया, लेकिन हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं सूखा, मतलब न्यूक्लियस नहीं सूखा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर खुद का एक द्रव्य था जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसलिए न्यूक्लियस नहीं सूखा। जब हम लोग न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्म भी निकाल लिए तो वो भी सूख गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए कि इसमें बड़ा कौन है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग देखिए कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म भी है और साइटोप्लाज्म भी है। क्योंकि सिर्फ हमारा दिमाग रहेगा, ठीक है, चूँकि उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा तो चलिए मान लेते हैं कि वो हमारा सिर्फ जिंदा है, बट बाकी तो प्रोसेसेस सेल में हमारे नहीं होंगी, जैसे कि ना प्रोटीन बनेगा, ना हमारा ऊर्जा बनेगा, कुछ भी काम नहीं होंगी, तो क्या सेल जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग पाया गया कि सेल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों का होना जरूरी है, और दोनों को मिला के हमने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोप्लाज्म, जीव द्रव्य। हम लोग इसी को कहते हैं बायोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। मतलब कि यही जो है जीव द्रव्य ही है जो हमारी सारी चीज़ों को, सारी क्रियाओं को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर सेल में मान लीजिए कि सारे ऑर्गेनेल है बट साइटोप्लाज्म है ही नहीं, तो सारे तो सूख जाएंगे, सारे मर जाएंगे, ठीक है। और वही न्यूक्लियस में भी अगर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है तो न्यूक्लियस भी बेचारा मर जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ भी फंक्शन नहीं होगा। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो हमारा हेड जो है वो हमारा प्रोटोप्लाज्म हो गया, क्योंकि इसी के कारण सेल की लाइफ संभव है। इसीलिए इसको हम लोग बायोप्लाज्म भी कहते हैं। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, ठीक है। तो बायोप्लाज्म कौन हो गया, हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इट प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट। देखिए ये सेल को सूखने से बचाता है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इसमें 80% जो होते हैं हमारे वाटर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है जितने भी ऑर्गेनेली थे सेल का ये ख़त्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। और बाकी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं। देखिए तो अब हमारा दो जैसे हम लोग पढ़ लिए कि सेल जो होता है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनेली भी हम लोग देखिए कि कुछ प्लांट्स में पाया जा रहा है जबकि कुछ सिर्फ एनिमल्स में पाया जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे से यहाँ देखने वाले हैं। देखिए यहाँ एक तरफ मैंने एनिमल से लिख दिया जो एनिमल के बारे में, तो प्लांट से लिख दिया जो प्लांट के बारे में, और बीच में हमारा जो रेड से दर्शाया गया है, जो रेड से रिप्रेजेंट किए हैं, ये दोनों के लिए, ठीक है। तो एनिमल सेल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, देखिए स्मॉल। प्लांट सेल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट्स भी तो बड़े हैं तो सेल भी बड़े होंगे, ठीक है। इरेगुलर और राउंड। एनिमल सेल जो होते हैं वो इरेगुलर रहते हैं, मतलब जैसे तैसे स्ट्रक्चर रहता है, और या फिर गोलाकार रहते हैं। क्यों जैसे तैसे रहते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। एनिमल में सेल वॉल पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। जबकि हमारा प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो उनका एक डेफिनेट शेप है कि या तो वो स्क्वायर रहेंगे या फिर रेक्टेंगल रहेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर रहेंगे। इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं, एनिमल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं ये छोटे होते हैं, जबकि प्लांट्स में बड़े होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है, आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सेल के बाहर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग स्पर्म का पढ़े हैं, मेल में जो स्पर्म पाया जाता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो किसकी वजह से करता है, क्योंकि उस सेल में स्पर्म भी तो हमारा एक सेल ही है, तो उसके सेल के आउटर में सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक जगह से दूसरी जगह स्विम करने में उसको हेल्प करते हैं। और ऐसा कुछ प्लांट्स में तो है नहीं कि सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो सेल में जो प्लांट सेल में जो होता है वो ना तो सीलिया पाया जाता है ना ही फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम, हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिए हैं जो हमारे हिटलर चचा निकले थे, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, लाइसोसोम प्लांट्स में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। सेल वॉल हमारा प्लांट्स में पाया जाएगा, डिफिनिट शेप रहेगा, तभी उनका जो शेप जो है वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर रहेगा, जबकि एनिमल्स में नहीं है, इसीलिए इसका शेप जो है इरेगुलर है या फिर राउंड है, ठीक है। प्लास्टिड हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लास्टिड जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए प्लांट्स का जो डिफरेंट कलर होता है, कुछ लाल, हरे, पीले ऐसे, और हम लोग हरे, पीले, लाल, नीले नहीं दिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉमन देखेंगे जो दोनों में पाया जाता है, सेल और मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है।
तो सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा दोनों में पाया जाता है। सीधी सी बात है, किसी भी सेल, कोई भी सेल होता है वो एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड करने के लिए क्या ज़रूरत है, हमारा सेल मेम्ब्रेन, तो ये दोनों में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये हमारा दोनों में, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है। राइबोसोम 80S, अब देखिए चूँकि हमारा प्लांट्स भी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और एनिमल्स भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो दोनों में हमारा राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम 80S पाया जाता है। हम लोग पढ़े कि राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। 70S जो होते हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब बहुत ही शुरुआत, प्रिमिटिव सेल्स में, सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जबकि हमारा प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो है हम लोग मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए, बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो हमारे में भी जो, हमारे में या फिर प्लांट्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S होते हैं, ठीक है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी जो है हमारा, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो हमारा ब्रेन ऑफ सेल होता है, ये भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। साथ ही साथ हमारा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हालांकि यहाँ छूट गया आपका, सेंट्रोसोम सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, मतलब वैसे पाया दोनों में जाता है, लेकिन प्लांट्स में उसका जो नाम है वो सेल प्लेट हो जाता है, जबकि एनिमल्स में सेंट्रोसोम ही रहता है, ठीक है। सेल डिवीजन होता है तो दोनों में भी, दोनों में है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, लेकिन एनिमल्स में हमारा करता है सेंट्रोसोम, ठीक है, जबकि प्लांट्स में हमारा करता है सेल प्लेट, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल तो हो गया, हम चलो भाई सेल्स पढ़ लिए। अब सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा जो है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब ये हमारा प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब कि शुरुआत, सबसे शुरुआत की चीज़ है, उसको हम लोग प्रो कहते हैं। और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, तो मतलब जो शुरुआत का न्यूक्लियस हो, जो कि अच्छे से डेवलप नहीं हो, जो है मतलब कि अच्छे से डेवलप नहीं हो, अदर ऑर्गेनली नहीं पाए, तो ऐसे टाइप के सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रो मतलब हो गया हमारा प्रीमिटिव और कैरियो मतलब हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो हेंस ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अनडेवलप्ड एंड नो अदर सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे सेल जिनका जो है हमारा न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता या फिर होता ही नहीं है, अनडेवलप्ड या फिर नॉट बेटर डेवलप्ड, उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर रहेगा आपका, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर होता भी है तो वो अच्छे से डेवलप नहीं रहता है, इसीलिए उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, या फिर इस टाइप के सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे इसमें हमारे बिगनिंग के जितने भी सेल्स है, जैसे सिंगल सेल है, जैसे हमारा बैक्टीरिया, वायरस, ये सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है, इन लोगों का वेल डेवलप्ड नहीं होता है। अब देखेंगे यूकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। यू मीन्स ट्रू, यू मतलब हमारा होता है ट्रू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ये तो हम लोग पिछले में भी पढ़ चुके हैं कि कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और यू मतलब होता है ट्रू। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड हो गया रहेगा, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स एंड देयर न्यूक्लियस हैज़ अ डेफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। वैसे सेल्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है एक अच्छे से डेवलप्ड सेल पाया जाता है, जिसमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया है, साथ ही साथ न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जा रहा है, तो वैसे टाइप के सेल्स को हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गेनली होंगे इसमें सब में मेम्ब्रेन होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और सबके बाहर एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग ऐसे ही फिर एक प्रो और यू के बीच में देख लेंगे, और इन दोनों के बीच में भी दो कुछ चीज़ें हैं वो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रो के बारे में देखेंगे, नो एनवेलप। इस नो एनवेलप और न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ना प्रोकैरियोटिक का, ये घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है, इस पर कोई कवर नहीं होता है, इसलिए तो हम लोग बोले कि प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड या फिर नॉन वेल डेवलप्ड होता है, जबकि हमारा यूकैरियोटिक का जो है इस पर एक कवर होता है हमारे न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस का एक अलग है, ठीक है। और ब्रीदिंग थ्रू प्रोटोप्लाज्म, जो ये होते हैं हमारा प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनमें जो जो ब्रीदिंग होता है या फिर रेस्पिरेशन होता है ये प्रोटोप्लाज्म से होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हमारा करना, ठीक है। इसमें सेल जो होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं। यूकैरियोटिक के जितने भी प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, सेल जो है मतलब मेनली प्लांट्स ही है, प्लांट्स, एनिमल्स में तो हमारा सेलुलोज नहीं पाया जाता,
प्लांट्स जो है, प्लांट्स के सेल वो भी तो एक प्रकार का यूकैरियोटिक है। तो ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कल को आप बोलने लगो कि हाँ आपने बोला कि जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं उसमें सेल जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, तो हमारी बॉडी में तो ऐसा है नहीं। तो ऐसा नहीं है, प्लांट्स के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि प्लांट्स भी हमारा एक प्रकार का यूकैरियोटिक है। ठीक है, और इसका जो सेल है वो सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का जो सेल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक में वो 80S पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में हमारे 80S पाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों में जो पाए जाते हैं वो है हमारा सीलिया फ्लैजेला। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। डीएनए जो है वो हमारा दोनों में पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो दोनों में पाया जाएगा, मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना, जो स्टार्टिंग के है हमारे प्रिमिटिव सेल्स जिसको बोलते हैं, वो अच्छे से उनका वेल डेवलप्ड नहीं होता जैसे, जबकि हमारे सेल्स जो है हमारे में, ठीक है, तो उनमें कोई भी प्रोसेस अच्छे से नहीं होती है। ठीक है, एक ही सिंगल सेल होता है, उसी में सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं। तो ठीक जैसे हम लोग अभी लाइव एग्जांपल ले सकते हैं हमारा कोरोना का। ठीक है, एक प्रकार का वायरस है, वो भी तो हमारा बोल सकते हैं कि वैसे तो वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, लेकिन प्रोकैरियोटिक भी बोल सकते हैं। वो क्या करता है, हमारे बॉडी में घुसा, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस बॉडी में घुसा, लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते ही उसने धड़ 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 अपना फोटोकॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे में तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। हम लोग का रिप्रोडक्शन या फिर कोई भी चीज़ में टाइम लगता है, जबकि हमारा जो प्रोकैरियोटिक है उनमें नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक में 80S होता है। ठीक है, तो ऐसे आज हमारा सेल ख़त्म हो गया। ठीक है, सेल का हमने कंप्लीट पढ़ लिया, पार्ट 1 में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, फिर मैंने रिविजन भी करा दिया। पार्ट 2 ये हमारा आज यहाँ सेल कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप वीडियो के बारे में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर बोलें। और जैसे अभी हमने बोल दिया है कि जितने भी बायोलॉजी का चैप्टर है ये सारी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो बेशक लेते हैं, बट आप लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम लोगों से जुड़े, हमारा मेहनत बर्बाद ना जाए। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।